नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर हम पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पार्ट 1 देख लिया है, जहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जैसे कि हमारा संविधान कब बना और इसमें शुरुआती दौर में कितने सदस्य थे, कौन कौन सी समितियां बनी, किस समिति का कौन अध्यक्ष था इत्यादि। हमने सारा कुछ जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो फर्स्ट वाले में पढ़ लिया। अब हम संविधान की विशेषताएं पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर मैंने। दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्किप करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा है, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा है? मतलब हमारे भारत का जो संविधान है उसका स्वरूप कैसा है? तो उसका स्वरूप कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। हमारे भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, बस यहाँ पे क्या हो गया है, केवल ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। तो एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन सेम रहेंगे, ऑप्शंस आपको घुमा फिरा के पूछेगा। तो बताइए हमारे भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य। हमारा संविधान कैसा है? नम्य और अनम्य। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भारत के संविधान को कठोर लचीला क्यों कहा गया है। देखिए, आपको पता है कि संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, नए नए प्रावधान जुड़ते हैं या पुराने प्रावधानों में कुछ चेंजेस करके उसको नया बनाया जाता है। ठीक है, तो यदि संविधान के किसी प्रावधान को चेंज करना बहुत ही आसान है तो उसे हम वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि संविधान का लचीलापन दर्शाया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई संविधान का कोई प्रावधान है, उस प्रावधान को चेंज करना बहुत ही आसान है, सरलता से हम उसे चेंज कर सकते हैं, तो ये संविधान के लचीलेपन को दर्शा रहा है। यदि संविधान के किसी प्रावधान को चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, बहुत सारे बिल पास करने हैं, उसके बाद वो प्रावधान चेंज होता है, तो ये संविधान के कठोरपन को दर्शा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। आपको कहीं कहीं पे धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों का मतलब सेम है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसको क्या इस वर्ड का तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य ये है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होगा। भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है और उसका वहन कर सकता है। किसी पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप इस धर्म को चुने। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होगा किंतु राज्य का धर्म नहीं होगा। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस राज्य का ये धर्म है तो इस राज्य के सभी व्यक्तियों को इसी धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होगा, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, और इसे ही हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, यह एक मौलिक संविधान है। तो क्या ये एक मौलिक संविधान है? नहीं, हमारा ये ऑप्शन गलत है। अगला है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। जी हाँ, हमारा संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है।
ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन इन सबको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब बी सही है तो बाकी सब गलत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। अगला है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये कथन भी सही है, क्योंकि हमारे संविधान में जो न्यायपालिका है वो किसी के अधीन नहीं है, न्यायपालिका के अपने अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, जी हाँ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके हम सभी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है, तो यह कथन सही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान को अलग अलग देशों से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन कुछ प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं। हमारे संविधान के जो सदस्य थे वो ये चाहते थे कि संविधान को बनने में भले ही लंबा वक्त लगे, लेकिन एक मजबूत, कठोर और सशक्त संविधान बनकर तैयार हो। इसी वजह से संविधान के सदस्यों ने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ना शुरू किया, और जिस देश से उन्हें जो प्रावधान अच्छा लगा उसे भारत के अनुकूल बना के हमारे संविधान में डाल दिया। तो इसी वजह से हमारे संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कथन है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जी हाँ, ये कथन भी सही है। हमारा जो भारत का संविधान है वो एकल नागरिकता को दर्शाता है। अब बात आती है एकल नागरिकता होता क्या है। देखिए, जैसे अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, मतलब अमेरिका का कोई व्यक्ति जिस स्टेट में रह रहा है उसे उस स्टेट की भी नागरिकता लेनी होगी और अपने देश की नागरिकता भी लेनी होगी। पर भारत में ऐसा नहीं है, भारत का व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में रहे उसे स्टेट की नागरिकता लेने की जरूरत ही नहीं है, वो भारत का नागरिक ही कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। अगला कथन है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो ये कथन भी सही है। हमारे संविधान में हमारा संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, मतलब कितने एज के व्यक्तियों को वोट डालने की परमिशन है, तो 18 वर्ष। पहले ये जो एज थी वो 21 थी, पहले 21 वर्ष के व्यक्तियों को या उससे ऊपर के व्यक्तियों को मत देने का अधिकार था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 में इस एज को घटा के 21 से 18 कर दिया गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना है कि पहले वोट देने की एज थी 21 वर्ष, फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 को इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार से है। तो बताइए दोस्तों, संविधान का स्वरूप कैसा है। तो हमारे संविधान का स्वरूप है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है इस लाइन का मतलब क्या हुआ। तो चलिए, संरचना में संघात्मक का मतलब है हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था की गई है, मतलब यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। केंद्र सरकार की अपनी अलग शक्ति है और राज्य सरकार की भी अपनी अलग शक्ति है, दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो हमारा संविधान संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है, ये हो गया इस लाइन का मतलब। भावना में एकात्मक क्या है, तो संविधान संघात्मक होते हुए कुछ लक्षणों में एकात्मक है, मतलब जैसे कि अगर किसी राज्य में आपातकाल लग जाए तो ऐसी स्थिति में जो राज्य की शक्ति होती है वो केंद्र के पास चली जाती है और केंद्र उस राज्य को चलाता है, तब तक चलाता है जब तक उस राज्य में नई सरकार न बन जाए। ठीक है, तो संघात्मक शक्ति होते हुए भी भावना में एकात्मक है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इस लाइन का मतलब क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और दोस्तों ये बताइए कि भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम में से कितने एक्ट लिए गए थे? तो भारतीय संविधान में टोटल कितने एक्ट हैं? तो टोटल है 389 एक्ट है, जिसमें से 250 एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो प्रजातंत्र यानी हम जनता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर है जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। हमारे संविधान में जनता को, प्रजा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी सरकार चुन सकती है या उसे बदल सकती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो बताइए दोस्तों, हमारे संविधान में अभी मैंने आपको बताया 389 आर्टिकल्स है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 350 से अधिक आर्टिकल्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था करता है? तो अभी हमने देखा हमारे संविधान में एकल नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। भारत में है एकल नागरिकता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है? तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर है संविधान की सर्वोच्चता। मतलब भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो अभी हमने बात की है संविधान की संरचना है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो हमें पता है कि सबसे ऊपर है संविधान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 17 का उत्तर होगा बी, संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो बताइए दोस्तों, हमारे संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर क्या है? न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबसे ऊपर है न्यायालय। और न्यायालय किसी के भी अधीन नहीं है, अपने अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो अभी मैंने बताया भारत में वोट देने की जो आयु है वो है 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष थी, फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 को इसे घटाकर 21 से 18 कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ये संशोधन और ये ईयर भी ध्यान रखना है। चलिए अब आपका आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का समावेश है? बहुत ही इजी सा प्रश्न है। तो बताइए भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले ये मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। तो 7वां अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।